डॉक्टर ने अपने सामने रखी जांच रिपोर्टों पर नजर डालते हुए बच्चे की छाती से अपना स्टेथोस्कोप हटा लिया। आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट थे। दुर्भाग्यवश ये नॉन टाइप 2 इन्फ्लेमेशन प्रकार का गंभीर अस्थमा है। इसका उसके लिए क्या मतलब है? बच्चे की मां ने बच्चे का हाथ और कसकर पकड़ते हुए पूछा। यह अस्थमा का एक गंभीर प्रकार है जिस पर दवाओं या स्टेरॉइड का अच्छा असर नहीं होता। दुर्भाग्य से उनके मामले में यह विशेष रूप से गंभीर प्रतीत होता है। उनके फेफड़े खराब हो चुके हैं और उन्हें सामान्य जीवन जीने के लिए नियमित रूप से नेबुलाइजेशन की आवश्यकता होगी। ये सुनकर वह कांप उठी। जहां तक उस लड़के की बात है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर उसकी मां की गहरी चिंता उस पर भी हावी हो गई थी। उसका गला भर आया था, आंखों में आंसू उमड़ रहे थे, मानो जबरदस्त सहनशक्ति के बावजूद वे बह ही जाएंगे। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, उसकी सांसें तेज और भारी होती गईं और उसकी मां की निराशा और भी स्पष्ट होती गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह पहाड़ पर चढ़ रहा हो। उसे ऐसा लगा जैसे कोई तकिया उसे दबा रहा हो। उसे ऐसा लगा जैसे हवा पतली होती जा रही हो। माँ, वह बेबस होकर रोते हुए बोला। जॉन, उसने अपने हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। वह उसकी कांपती हथेलियों से उसका डर महसूस कर सकता था। मुझे तुरंत 5 मिलीग्राम एल्ब्यूटेरोल चाहिए। डॉक्टर ने तुरंत फोन किया। शांत हो जाओ बेटे, डॉक्टर ने तुरंत बाद शांत भाव से कहा। गहरी सांस लो, सब ठीक है। वह झूठ बोल रहा था। लड़के को नहीं पता था कि उसे कैसे पता चला, लेकिन उसे अपने दिल में यकीन था कि वह आदमी झूठ बोल रहा है। उसकी नजरें धुंधली होने लगीं और उसकी चेतना लाल हो गई। माँ, माँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा और उसे पकड़ने के लिए संघर्ष किया। बेहोश होने से पहले उसने आखिरी बार अपनी माँ को उसका नाम चिल्लाते हुए सुना था। तारानकन 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 तारानकन। जॉन झटके से जागा, उसकी सांसें तेज और अनियमित चल रही थीं और वह पसीने से भीगा हुआ था। उसे याद आने में बस एक पल लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उफ, वही भयानक सपना फिर से याद आ गया। सबसे बुरे सपने असलियत में सबसे भयानक होते हैं। काश उसे इमारत से गिरने वाला घिसा पिटा सपना ही आता, पर नहीं। उसे अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दिन फिर से जीना था। वो दिन जब उसे गंभीर और लंबे समय से चली आ रही अस्थमा की बीमारी का पता चला, एक ऐसा अभिशाप जिसने उसके सपनों और जुनून को कुचल दिया, उसके शरीर को जकड़ लिया। अगर यह जानलेवा बीमारी न होती तो मैं क्या क्या हासिल कर लेता। हौंफते हुए उसने किसी तरह ये शब्द कहे। खेल, व्यायाम, यात्रा, ट्रैकिंग और बेशक वो सब जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाह थी, मार्शल आर्ट। जॉन फाल्कन मार्शल आर्ट के दीवाने थे। जब से उन्होंने एंटर द ड्रैगन देखी, जो उनकी पहली मार्शल आर्ट फिल्म थी, तब से वे मार्शल आर्ट की अद्भुत कला से मंत्रमुग्ध हो गए थे। भला कैसे हो सकते थे? मार्शल आर्ट की चाल, उनके दांव पेच, उनके पैर, उनकी पकड़ और उनके प्रहार, सब कुछ उन्हें मोहित कर लेता था। उन्होंने अपना पूरा जीवन मार्शल आर्ट को समर्पित कर दिया था, हालांकि उस तरह से नहीं जैसा कि मार्शल आर्ट के प्रेमी से उम्मीद की जाती है। उन्हें जन्म से ही गंभीर अस्थमा था, जिसके कारण वे कभी भी शारीरिक रूप से कठिन गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते थे, जिनमें मार्शल आर्ट भी शामिल है। इसलिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बजाय उन्होंने अपना जीवन इसके बारे में सीखने के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। यदि वे एक अभ्यासी के रूप में मार्शल आर्ट का अध्ययन नहीं कर सकते थे, तो वे एक वैज्ञानिक के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। 25 वर्ष की आयु तक उन्होंने भौतिकी में स्नातक की डिग्री, मानव शरीर रचना विज्ञान में डिप्लोमा और सांख्यिकी एवं संभाव्यता में लघु डिग्री प्राप्त कर ली थी। इन तीनों क्षेत्रों के ज्ञान को आधार बनाकर उन्होंने अपना सारा समय मार्शल आर्ट और युद्ध खेलों पर शोध करने में व्यतीत किया। वे विभिन्न मार्शल आर्टों पर सर्वेक्षण, अध्ययन और प्रयोग करते थे, उनसे संबंधित विभिन्न चरों और विशेषताओं पर डेटा एकत्र करते थे और उनके आधार पर निष्कर्ष एवं परिकल्पनाएं तैयार करते थे, जिन्हें वे प्रतिष्ठित पीयर रिव्यू पत्रिकाओं में प्रकाशित करते थे। 21वीं सदी की शुरुआत में जब एमएमए और यूएफसी एक प्रमुख उद्योग के रूप में उभरे और लड़ाकू खेलों के मनोरंजन के लिए एक विशाल बाजार तैयार हुआ, तब जॉन का काम आधुनिक एमएमए की नींव बना। 21वीं सदी में मार्शल आर्ट के महत्व में आए अचानक वृद्धि जॉन के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने इसी आधार पर शोध प्रकाशित किया जो लड़ाकू खेलों का आधार बन गया। और फिर उनका निधन हो गया। 59 वर्ष की आयु में उनके पहले से ही कमजोर फेफड़े काम करना बंद कर दिए और उन्होंने शांतिपूर्ण मृत्यु प्राप्त की। उन्होंने अपना पूरा जीवन उस एक चीज के लिए समर्पित कर दिया जिसे वे सबसे अधिक प्रेम करते थे, और उसी से प्रेम करते हुए उनका निधन हुआ। साथ ही उन बंधनों को कोसते रहे जिन्होंने उन्हें उस प्रेम को पूरी तरह से जीने से रोक रखा था। लेकिन यह अंत नहीं था। हम
जॉन हिल गया क्योंकि उसे एक अजीब सी अनुभूति ने घेर लिया था। क्या मैं मर नहीं गया था? जॉन को ठीक से पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब अस्पताल में उसकी चेतना अंतिम बार कमजोर पड़ने लगी तो उसे लगभग यकीन हो गया था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, और उसकी आखिरी दृष्टि में जल्दबाजी में काम कर रहे डॉक्टर उसे किसी न किसी चीज का इंजेक्शन लगा रहे थे। मुझे लगता है नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे किस चीज में लपेटा था? जेली से लेपित कॉन्डोम में। वह मुश्किल से हिल डुल पा रहा था, फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि वह भ्रूण की मुद्रा में है। मैं इन कमीनों पर इतना कड़ा मुकदमा करूंगा कि ये किसी भी तरह से नैतिक आचरण के दायरे में नहीं आता। क्या ये मुझे चैन से रहने नहीं दे सकते? उसने गाली दी। तभी उसे अपने ऊपर एक जोरदार धक्का महसूस हुआ, मानो कोई उसकी पीठ पर दबाव डाल रहा हो और उसे किसी खुले छेद से धकेलने की कोशिश कर रहा हो। इस समय उसे पक्का यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वह इतना घबराया हुआ और डरा हुआ था कि इस स्थिति को समझने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। कुछ ही सेकंड बाद उसने महसूस किया कि उसका शरीर उस छेद से बाहर धकेला जा रहा है, और तभी वह घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगा। वाह! यही शब्द असल में उसके मुंह से निकले। अरे, क्या मैं अभी रोई? उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक विशालकाय महिला उसे पकड़े हुए है। नहीं, वो विशालकाय नहीं है। मैं ही छोटा हूँ। उसने अपनी हठपूर्वक आधी बंद आंखों से बड़ी मुश्किल से अपनी मुट्ठी में जकड़ी हुई छोटी बाहों पर एक नजर डाली, भयभीत होकर। जल्दी करो, उसका इलाज करो। उसकी सांसें खतरनाक रूप से उथली हैं और पुतलियां फैली हुई हैं। इसके बाद उनकी जैविक मां की हालत स्थिर करने के लिए काफी देर तक प्रयास किए गए। कथित डॉक्टरों और नर्सों ने बड़ी लगन और दृढ़ संकल्प के साथ कई तरह के उपाय किए, लेकिन अफसोस कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी, फिर भी उन्होंने एक पल के लिए भी जॉन से नजर नहीं हटाए। मृत्यु का समय शाम के 5:42। जॉन उनकी भाषा नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि क्या हुआ है। हालांकि उसे अब भी आधा यकीन था कि यह कोई मतिभ्रम था, फिर भी जैसे जैसे उसकी चेतना विलीन होती गई, उसे दुख का अनुभव हुआ। हे भगवान, काश ये सिर्फ एक सपना हो। अफसोस, भाग्य ने एक बार फिर उसकी इच्छा को नजरअंदाज कर दिया। तारांकन 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 तारांकन। उस शाम जब वह होश में आया तो वह स्तब्ध था, लेकिन उसे यह समझने में बस एक पल लगा कि यह कोई भ्रम नहीं था। सचमुच उसका पुनर्जन्म एक शिशु के रूप में हुआ था, भले ही यह विचार उसे कितना भी अटपटा क्यों न लगा हो। वह एक छोटे से चिकित्सा कक्ष में था, लकड़ी के पालने में मोटे तौलिए में लिपटा हुआ। कमरे में 2 खिड़कियां थीं, एक बाहर की ओर और दूसरी गलियारे की ओर, जहां से वह पालने के बीच से नर्सों और डॉक्टरों को आते जाते देख सकता था। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि वह अकेला नहीं था, उसके जैसे कई और शिशु भी अपने अपने पालनों में थे। एक ऊष्मायन कक्ष। उसने आह भरी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ है, लेकिन जिस विदेशी भाषा में वे लोग बात कर रहे थे, साथ ही कपड़ों और यहाँ तक कि वास्तुकला में अंतर को देखकर वह अमेरिका से बहुत दूर था। सिर्फ यही नहीं, इस जगह का तकनीकी स्तर भी बेहद निम्न है। इस तरह के इंक्यूबेशन रूम शिशुओं के महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करने वाले उपकरणों से भरे होते हैं। इतना ही नहीं, जब मेरा जन्म हुआ था तब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक तकनीक मौजूद नहीं थी। इस कमरे में तो रोशनी भी नहीं है, बस लैंप है। लेकिन ये लैंप अजीब थे। रोशनी का स्रोत आग नहीं थी, आग टिमटिमा रही थी जबकि लैंप की रोशनी स्थिर थी। ये बिजली तो बिल्कुल नहीं थी। असल में, जहां तक उसे पता था, कमरे में बिजली थी ही नहीं। 21वीं सदी के किसी व्यक्ति के लिए ये वाकई हैरान करने वाली बात थी। क्या सच में कोई ऐसा देश हो सकता है जिसके पास इतनी पुरानी तकनीक हो? जॉन को यकीन नहीं था। ये तो पागलपन है, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होना चाहिए। आखिर हो क्या रहा है? मान लीजिए कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, तो भी उसे यह नहीं पता था कि उसका पुनर्जन्म 21वीं सदी में हुआ है या नहीं। क्या होगा अगर उसका पुनर्जन्म किसी भयावह भविष्य में हुआ हो, या फिर अतीत में? नहीं रुको, क्या ये वाकई पृथ्वी है? उसे अभी तक पता नहीं था, लेकिन देर सवेर उसे पता चल ही जाएगा, बशर्ते कि उसका जीवन पहले जैसा कुछ रह पाए। इन अनुभवों ने वास्तविकता के प्रति उसके व्यक्तिगत दृष्टिकोण को चकनाचूर कर दिया था। अब समय ही बताएगा कि उसका नया दृष्टिकोण कैसा होगा। वह डर और थोड़ी सी उत्सुकता के साथ अपने भविष्य के खुलने का इंतजार कर रहा था। जॉन को पुनर्जन्म लिए लगभग 1 महीना हो चुका था, और तब से कुछ खास बदलाव नहीं आया था। उसका ज्यादातर समय पालने में ही बीतता था, जिससे वह ऊबकर पागल हो जाता था। पुनर्जन्म का रोमांच तो कब का बीत चुका था।
अस्पताल के कर्मचारी उसे खाना खिलाते, नहलाते और उसका डायपर बदलते, जो एक बुरे आदमी के लिए शर्मनाक था। फिर भी उसे जवानी का यह एहसास अच्छा लगता था। भरपूर हवा में सांस लेने का एहसास, जिससे उसके शरीर की हर कोशिका तरोताजा हो जाती थी, सचमुच लत लगाने वाला था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह असीम ऊर्जा से भरा हुआ हो, जिसे वह खर्च करने के लिए बेताब था। उसका मन तरोताजा था और शरीर सहज महसूस कर रहा था। वह अक्सर अपने पालने में जितना हो सके हिलने डुलने की कोशिश में दिन बिताता था, लेकिन इस अवस्था में उसका शरीर इतना कमजोर था कि वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाता था। वह अक्सर अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता था और हर चीज के बारे में जितना हो सके जानकारी इकट्ठा करता रहता था। इस दौरान उसे अपना नाम भी पता चल गया था। नज़ हमेशा उसे रूही कहकर पुकारती थी। अजीब नाम था, लेकिन उसे इसकी आदत पड़ने लगी थी। अपने आसपास के माहौल की बात करें तो उसने इस जगह के बारे में कई अजीब बातें नोटिस की थीं। सबसे पहले तो जिन इंसानों से उसका सामना हुआ था, उनकी नस्ल स्पष्ट नहीं थी। कोई एक रंग ऐसा नहीं था जो सबका एक जैसा हो। पुरुष और महिलाएं दोनों ही गोरे से लेकर काले रंग के थे। लेकिन यह अजीब बात नहीं थी, अजीब बात तो उनके बाल थे। क्या वे इसे रंग रहे हैं? क्या इस देश में कोई नया चलन चल रहा है? उसने लगभग हर प्राथमिक और यहाँ तक कि द्वितीयक रंग के बाल देखे थे। लाल, नीला, पीला, हरा, बैंगनी, सुनहरा, चांदी जैसा, गुलाबी आदि। यह उस व्यक्ति के लिए काफी चौंकाने वाला दृश्य था जो ज्यादातर काले, सुनहरे और थोड़े लाल बालों वाली दुनिया से आया था। वास्तव में उसने केवल एक ही व्यक्ति को काले बालों के साथ देखा था, वह खुद। उसे इसकी आदत थी क्योंकि पिछले जन्म में भी उसके बाल काले थे। फिर भी ऐसा लगता है कि काले बाल न केवल असामान्य थे, बल्कि बेहद दुर्लभ भी थे। पिछले महीने गलियारे से गुजरने वाले अनगिनत लोगों में से उसने एक भी व्यक्ति को काले बालों के साथ नहीं देखा था। दूसरी उतनी ही अजीब बात जो उसने देखी, वो थी आंखें। लोगों की आंखों का रंग हर जगह अलग अलग था। बालों की तरह उसे हर रंग की आंखें मिली, सिवाय अपनी आंखों के रंग के, काला। उसकी आंखें और बाल दोनों ही घोर काले थे, जो अपने आप में अजीब था, मानो उन्होंने दुनिया की रोशनी सोख ली हो। उसे शक था कि ये लक्षण दुर्लभ हैं, शायद अशुभ भी, क्योंकि कुछ लोग उसे डर और शायद तिरस्कार भरी निगाहों से देखते थे। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, उसने आह भरी। वैसे भी ये दुनिया निश्चित रूप से पृथ्वी नहीं है, यहाँ ऐसे बालों और आंखों वाली कोई नस्ल नहीं थी। तभी दरवाजा खुला और उसने अपनी देखभाल के लिए नियुक्त नर्स पर नजर डाली। उसके साथ सुनहरे बालों वाली एक महिला थी, जिसकी उम्र लगभग 30 के आसपास लग रही थी। उसने गाउन और पारंपरिक युकाटा का मिलाजुला रूप धारण कर रखा था। नर्स ने उसे उठाकर नर्स को दे दिया और वे दोनों बातें करने लगी, हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कह रही हैं। सुनहरे बालों वाली महिला उससे खेल रही थी, मुस्कुरा रही थी और बीच बीच में नर्स से सवाल पूछ रही थी। 10 मिनट बाद कुछ कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने के बाद वह उसे लेकर अस्पताल से चली गई। मुझे पता था कि ये दिन आएगा, 1 महीना अस्पताल में बिताना बहुत ज्यादा है, उसने मन ही मन सोचा, लेकिन उसे यह बदलाव अच्छा लगा। आखिरकार वह इस दुनिया के बारे में और जान सकता था। उसने चारों ओर नजर घुमाए और वातावरण का जायजा लिया। सबसे पहले उसने देखा कि तकनीक बेहद अजीब थी। पृथ्वी पर 21वीं सदी की तुलना में यह आदिम थी, लेकिन यह रहस्यमय थी और पृथ्वी पर मानवता की ऐतिहासिक तकनीकी प्रगति से मेल नहीं खाती थी। उनके प्रकाश स्रोत अब भी उसके लिए रहस्य थे, उनकी दवाइयां भी विचित्र थीं, वे उसकी देखभाल करते समय अजीबोगरीब मिश्रण और उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। उसके पास उनके बारे में कोई संदर्भ नहीं था क्योंकि उसे पृथ्वी के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं था। इस दुनिया में कुछ बहुत अलग है, ये तो निश्चित है। कुछ ही लोग कपड़े से बने अस्थायी थैलों में अपना सामान रखते थे। ऐसा लगता था कि अधिकांश लोग हैंडबैग या अन्य सामान ढोने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। फैशन का चलन विचित्र था, यह मध्ययुगीन पश्चिमी और पूर्वी पहनावे का मिश्रण था। ऐसा लगता था कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही ऐसे कपड़े पहनते थे जो उनके पूरे शरीर को ढक लेते थे। यह आमतौर पर औद्योगिक क्रांति से पहले का चलन था, जिसने अधिक परिष्कृत और जटिल उत्पादन प्रक्रिया से वस्त्रों के उत्पादन को संभव बनाया। इससे ये पता चलता है कि उनकी तकनीक का स्तर कम था, लेकिन इमारतों की वास्तुकला काफी प्राचीन थी, ये देखते हुए कि उनमें से अधिकतर आवासीय भवन या छोटी मोटी दुकानें थीं, जो मध्ययुगीन पृथ्वी से अपेक्षित नहीं था। इन विचित्रताओं ने उसे असमंजस में डाल दिया, वह उनकी तकनीकी क्षमता का आकलन करने में असमर्थ था। मौसम सुहावना था, सूरज तेज चमक रहा था, फिर भी पर्याप्त संख्या में बादलों की मौजूदगी ने सतह को उसकी भीषण गर्मी से काफी हद तक बचाए रखा।
ठंडी हवाएं चल रही थीं, जो फुटपाथों पर लगे पेड़ों और घास के पत्तों और चेरी के फूलों को सरसरा रही थीं। ये वास्तव में रूही के लिए एक मनोरम दृश्य था, एक ऐसा दृश्य जो आधुनिक पृथ्वी पर शायद ही कभी देखने को मिलता है। पत्थर की सड़कों पर चहल पहल से भरे नागरिक नजर आ रहे थे, जो छोटी छोटी दुकानों या स्टॉलों में लगे घरेलू सामानों और सेवाओं के एक बाजार जैसे दिखने वाले बाजार में चहल पहल कर रहे थे। जब वह अपने आसपास के नज़ारों को निहार रहा था, तभी सुनहरे बालों वाली महिला ने हाथ हिलाकर रिक्शा चालक को आवाज दी। रिक्शा चालक से कुछ बातें करने के बाद वह जल्दी से रूही के साथ रिक्शा में बैठ गई और रिक्शा चालक उन्हें तेजी से लेकर चला गया। हम एक किफायती पेशा जिसमें प्रवेश की कोई खास बाधा नहीं है। उन्होंने गौर किया कि कस्बे में इधर उधर घूमते हुए उन्हें कई चलती फिरती रिक्शा दिखाई दी। वे भीड़भाड़ वाले बाजारों से दूर जाते जाते एक बड़े बाड़ वाले घर के पास पहुंचे और वहां से उतर गए। रूही ने देखा कि सुनहरे बालों वाली महिला ने उन्हें एक कांसे के सिक्के जैसी दिखने वाली वस्तु से विदा किया। ये सिक्के बेहद जटिल हैं, बिजली के बिना उनकी सबसे आम और सार्वभौमिक मुद्रा इतनी परिष्कृत कैसे हो सकती है? शायद मैंने इस जगह को वाकई कमा का है। घर थोड़ा जर्जर था, पेंट काफी हद तक उखड़ चुका था और इमारत में कई जगह दरारें थीं, हालांकि ये दरारें इतनी छोटी थीं कि खतरनाक नहीं थीं। फिर भी घर के चारों ओर का बगीचा अच्छी तरह से रखा हुआ लग रहा था और कुल मिलाकर घर में एक आरामदायक माहौल था। सुनहरे बालों वाली महिला रूही को गोद में उठाकर प्रवेश द्वार तक ले गई और फिर दरवाजा खटखटाया। जी, लाल बालों वाली एक युवती ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और जैसे ही उसकी नजर उसे गोद में लिए महिला पर पड़ी, वह खुशी से झूम उठी। माँ लशारा, क्या उसका नाम लशारा है? रूही ने सोचा। एलिस, लशारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वापस स्वागत है, एलिस ने जवाब दिया और फिर उत्सुकता भरे भाव से रूही की ओर मुड़ी। तो ये वही है, काले बालों और काली आंखों वाला वो बच्चा जिसे 1 महीने तक किसी अनाथालय ने स्वीकार नहीं किया था। हाँ, बेचारा बच्चा अपने जीवन के सबसे कोमल पलों में अकेला रहा है। उसकी मासूमियत देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। एलिस ने उसे प्यार से सहलाया और गले लगाया, फिर उसे अंदर ले जाकर दूसरों को दिखाया। तो अब से मुझे यही रहना होगा, है ना? रूही ने सोचा। यह है, मुझे इसकी आदत पड़ सकती है। जीवन कठिन था। 21वीं सदी में पृथ्वी के इतिहास में जीवन की गुणवत्ता सबसे उच्च स्तर की थी और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण हर साल यह और भी बेहतर होती जा रही थी। लेकिन ये दुनिया अपने मध्य युग में थी। यहाँ तक कि बुनियादी आवश्यकताएं जिन्हें पृथ्वी पर सहजता से प्राप्त किया जाता था, जैसे कि भोजन, आश्रय और सुरक्षा, उन्हें प्राप्त करना कठिन था और मध्य वर्ग और उससे भी निचले तबके के लोगों के लिए इन्हें बनाए रखना और भी मुश्किल था। असफल होने के जोखिम और परिणाम भी कहीं अधिक गंभीर थे। उन्हें ये स्पष्ट हो गया था कि अनाथालय की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, उसकी हालत संतोषजनक नहीं थी। उन्हें ये तो पता नहीं था कि अनाथालय अपना खर्च कैसे चलाता है, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह आसान नहीं था। अनाथालय गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं, वे आमतौर पर दान या कभी कभार मिलने वाली सब्सिडी से अपना खर्च चलाती हैं। हालांकि यह स्पष्ट था कि इस अनाथालय को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अक्सर नर्सें खुद खाना नहीं खाती थीं ताकि अनाथालय के बच्चे भरपेट खा सकें। भूखे बच्चों को खाना खिलाते समय उनकी मुस्कुराती हुई शक्लों के पीछे छिपी चिंता को वह महसूस कर सकता था। मुझ जैसे असहाय, निकम्मे बच्चे को खिलाने के लिए वे बहुत त्याग करते हैं, बहुत कष्ट सहते हैं। वह अपराधबोध से खुद को रोक नहीं सका। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, शायद मैं अपने ज्ञान का उपयोग करके बहुत सारा पैसा कमा सकूं। मैं खुद उनका सहारा बनूंगा। वैसे भी वे मुझे पहले से ही प्रतिभाशाली मानते हैं। मानसिक रूप से वयस्क होने के कारण रूही सक्रिय शिक्षण के माध्यम से भाषाएं बहुत तेजी से सीख पाता था। वह सबसे पहले सभी के नाम याद कर लेता था, फिर बुनियादी अभिवादन और अक्सर इस्तेमाल होने वाले शब्द जैसे भोजन और खाना याद कर लेता था और उसके बाद आम बोलचाल की भाषा का एक बड़ा हिस्सा सीख लेता था। 10 महीने की उम्र तक वह बुनियादी सुसंगत वाक्य बना सकता था और 11 महीने की उम्र तक वह उनमें और भी सहज और धारा प्रवाह हो गया था। अनाथालय उसे विलक्षण प्रतिभा वाला मानता था। आखिर कौन सा बच्चा 1 साल का होने से पहले ही इतनी अच्छी तरह बोल सकता है? उसकी बोलने की क्षमता में वृद्धि की दर औसत बच्चे की तुलना में 3 गुना से भी अधिक थी। बेशक वयस्क होने पर रूही खुद को बहुत बुद्धिमान नहीं मानता था। 10 महीने तक लगातार अभ्यास करने के बाद भी 4 साल के बच्चे की तरह बोल पाना उसके लिए शर्मनाक था, लेकिन ये सब बिना किसी सक्रिय सहायता या शिक्षण संसाधनों के केवल अवलोकन और अनुमान के आधार पर संभव हुआ था। लेकिन वह अपनी इस विकास दर का उपयोग भविष्य में अपने नए परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाने में कर सकता था।
फिलहाल वह अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक भोजन का सेवन कर रहा था। रूई, दलिया कैसा है? स्वादिष्ट है क्या? मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार इसमें थोड़ी और काली मिर्च डाल दी है। एलिस ने मुस्कुराते हुए उसे एक और चम्मच दलिया खिलाया। बहन, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। रूई ने जितना हो सके बनावटी ईमानदारी से जवाब दिया। सच तो ये था कि उसे दलिया बिल्कुल पसंद नहीं था। एक विकसित देश के मध्यम वर्गीय परिवार से होने के नाते उसे दलिया से कहीं बेहतर खाना खाने की आदत थी, लेकिन ये तो एलिस ने खास तौर पर उसके लिए बड़े प्यार और देखभाल से बनाया था। अपने आरामदेह जीवन शैली के कारण वह एलिस की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा उसे खाना तो जरूरी था ही, उसकी उम्र के बच्चे के लिए पोषण सबसे महत्वपूर्ण था और कुपोषण सबसे बुरे हालात में उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता था। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे वह बर्दाश्त कर सके, क्योंकि वह जीवन भर खराब स्वास्थ्य से जूझता रहा था। अस्थमा के पुराने मरीज होने के नाते फेफड़ों में हवा का प्रवाह होना और शरीर की हर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना उसके लिए बेहद सुखद अनुभव था। इसका मतलब ये भी है कि मैं इस दुनिया में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता हूँ। उसने उत्साह से खुद को याद दिलाया। पुनर्जन्म के बाद से उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर में किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या न होने का मतलब है कि वह वे सभी काम कर सकता है जो वह पहले कभी नहीं कर सकता था, और उसकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर मार्शल आर्ट था। वाह, पुनर्जन्म का यह अब तक का सबसे रोमांचक हिस्सा है। वह मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू करने के लिए पर्याप्त उम्र होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एलिस, तुमने पीछे के निकास द्वार को अवरुद्ध करने वाले गिरे हुए पेड़ के तने को हटाने के लिए जिस स्क्वायर को बुलाया था वह यहाँ है। अनाथालय की एक अन्य देखभालकर्ता कैरिन ने सूचित किया। उद्धरण चिन्ह ... स्क्वायर, रूई ने उत्सुकता से पूछा। उसने अब तक किसी को भी यह वाक्यांश बोलते नहीं सुना था। अरे, आपको अभी पता नहीं है? अच्छा, क्या आप आकर देखना चाहेंगे? एलिस ने दलिया का कटोरा नीचे रखा और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया, जिस पर वह जिज्ञासावश चला गया। घर के बाहर इंतजार कर रहा आदमी बेहद लंबा और हट्टा कट्टा था। उसने जो पहना था वह देखने में किसी ट्रेनिंग यूनिफॉर्म जैसा लग रहा था, लेकिन ढीले ढाले कपड़ों के बावजूद उसकी मांसपेशियां साफ दिख रही थीं। उसका सिर आंशिक रूप से मुंडा हुआ था, जबकि बाकी बाल करीने से एक लंबी चोटी में बंधे हुए थे। एक मिनट रुको, रूई की आंखें चमक उठीं। क्या ये कोई मार्शल आर्टिस्ट है? अरे, वह वहां है। एलिस उसे पीछे की ओर ले गई जहां एक विशाल पेड़ का तना गिरकर द्वार को अवरुद्ध कर रहा था। ठीक है, तो कृपया कुछ कदम पीछे हट जाइए। उस व्यक्ति ने यह देखकर सिर हिलाया और मार्शल आर्ट की मुद्रा में खड़ा हो गया। वह गिरे हुए पेड़ के सामने खड़ा हुआ, फिर अपना बायां पैर आगे और दायां पैर पीछे रखा। उसने अपनी बाईं बांह को मुड़कर आगे बढ़ाया। उसकी कलाई जमीन के लंबवत थी और मुट्ठी आसमान की ओर थी। यह अधिकांश मार्शल आर्ट में सीधा दायां प्रहार करने की एक सामान्य मुद्रा है। फिर भी ऐसा लग रहा था मानो वह व्यक्ति इसका इस्तेमाल पेड़ को हटाने के लिए कर रहा हो। यह दृश्य देखकर रूई की आंखें फटी रह गईं। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? फ्लोटिंग टाइगर फिस्ट स्टाइल, दहाड़ता हुआ प्रभाव, उस आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। इसके बाद जो कुछ हुआ उससे रूई सिर से पैर तक स्तब्ध रह गया। उसके शरीर की हर कोशिका जम सी गई, मानो हर कोई उस चमत्कार को देखना चाहता हो। उसे लगा था कि अब उसे कोई चीज चौंका नहीं सकती, लेकिन वह गलत था। यह तो बस शुरुआत थी। उस आदमी का शरीर गायब हो गया। रूई को केवल एक धुंध दिखाई दी जब उसने हरकतें शुरू की, और वह धुंध उसकी दृष्टि से पूरी तरह गायब हो गई क्योंकि उस आदमी ने अपनी मुट्ठी में पर्याप्त बल लगाते हुए पर्याप्त टॉर्क उत्पन्न करने के लिए अपने शरीर को घुमाया। इसके बाद रूई को एक जबरदस्त झटका लगा, जो 10 मीटर से ज्यादा दूरी पर भी हल्का महसूस हुआ। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर लकड़ी के टूटने की आवाज सुनाई दी। इस झटके से धूल और लकड़ी का बुरादा उड़ गया था, जिससे वह तुरंत इसके परिणाम नहीं देख पाया। लेकिन धूल बैठने के बाद उसका सदमा और बढ़ गया। पेड़ का तना टुकड़े टुकड़े हो गया। उस आदमी ने एक ही मुक्के से उस विशाल पेड़ के तने को लगभग चूर चूर कर दिया। वह व्यक्ति मुड़ा और रूई और एलिस की ओर देखा। वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। और कुछ क्वारी और अनाथालय के खातों का काम खत्म करते हुए लशारा ने आह भरी। इस महीने पैसों की तंगी थी। एक अनाथालय के कई खर्चे होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा खर्चा भोजन पर होता है। 16 बच्चों और 6 वयस्कों को खाना खिलाना आसान नहीं था। हालांकि 6 वयस्कों में से 5 कमाते थे, फिर भी वे मुश्किल से ही सबके लिए पर्याप्त भोजन जुटा पाते थे। ये सब सरकार द्वारा अनाथालयों को दी जाने वाली कर छूट और कभी कभार दानदाताओं से मिलने वाले थोड़े बहुत दान के बावजूद था।
उनके मासिक खर्च में भोजन, कपड़े शामिल थे क्योंकि बच्चे लगातार बढ़ रहे थे और 16 बच्चों के साथ हर महीने कुछ न कुछ कपड़े छोटे पड़ जाते थे। स्वच्छता सामग्री, रियायती कर, रखरखाव और कई अन्य व्यक्तिगत छोटी छोटी जरूरतें और शौक शामिल थे, जो कुल मिलाकर एक भारी मासिक खर्च में तब्दील हो जाते थे। क्वेरिया अनाथालय की स्थापना उन्होंने 23 साल पहले की थी। उस समय वे अकेली ही देखभाल करने वाली थीं और उन्होंने 5 बच्चों को गोद लिया था। आमतौर पर गोद लेने के इच्छुक परिवार उनके जैसे छोटे अनाथालयों की बजाय बड़े और प्रसिद्ध अनाथालयों में जाते थे, इसलिए उनके द्वारा गोद लिए गए 5 बच्चों को कभी गोद नहीं लिया गया था, उन्होंने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला। वे 5 बच्चे एलिस, कैरन, डेप, मायरा और केंटा बड़े हुए और उन्होंने अनाथालय और अपनी मां का समर्थन करने का फैसला किया। साथ मिलकर वे 6 वयस्क देखभालकर्ता बने जिन्होंने क्वारियर अनाथालय का संचालन किया। लशारा अपना सारा समय अनाथालय में बिताती थी, जबकि 5 देखभालकर्ता अंशकालिक काम करते थे जिससे वे अनाथालय का संचालन कर पाते थे। आमतौर पर उनके पास 14 से 16 बच्चे होते थे, जो अनाथालय की आवास और वित्तीय क्षमता के साथ साथ देखभालकर्ता और बच्चे के अनुपात को देखते हुए उनकी अधिकतम सीमा थी। हालांकि परिवार आमतौर पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गोद लेना पसंद करते थे, इसलिए अधिकांश बड़े बच्चे अनाथालय में ही रह जाते थे। उनके प्रारंभिक वर्षों में लशारा मुख्य रूप से उन्हें घर पर ही पढ़ाती थीं। वह उन्हें बुनियादी कानून, भूगोल, इतिहास, गणित और अर्थशास्त्र एवं राजनीति की मूलभूत बातें सिखाती थीं। उन्होंने ये सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास किया कि सभी बच्चों को वह बुनियादी ज्ञान प्राप्त हो जो उनसे अपेक्षित था और जो सभी वयस्कों को जानना चाहिए। यद्यपि वह कोई विद्वान शिक्षाविद नहीं थीं, फिर भी 23 वर्षों के दौरान उन्होंने बुनियादी ज्ञान सिखाने में महारत हासिल कर ली थी। एलिस, मायरा और कैरन नाम की ये महिलाएं रसोई, रेस्तरां और अमीर घरों में रसोइया, वेट्रेस, नौकरानी, बेबी सिटर व इसी तरह के अंशकालिक काम करती थीं। वहीं डेप और केंटा नाम के पुरुष शारीरिक श्रम करते थे, ज्यादातर समय रिक्शा चलाते थे, हालांकि सर्दियों में वे खनन का काम करना पसंद करते थे। इन 5 ने मिलकर अनाथालय की मासिक आय का अधिकांश हिस्सा कमाया। लशारा उन सभी को दिल से प्यार करती थी, उनके बिना उसे अनाथालय बंद करना पड़ता, ये सोचकर ही उसका दिल दुख उठता था। हालात कठिन थे, लेकिन इतने प्यारे बच्चों के कारण वह इन मुश्किलों का सामना कर सकती थी। रूई को अनाथालय में ले जाने के बाद से हालात और भी मुश्किल हो गए थे। नवजात शिशु को लगातार देखभाल और देखरेख की जरूरत होती है, जिससे उन पर और भी बोझ बढ़ गया था, लेकिन लशारा को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। जब उसकी बहन, जो अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती थी, ने उसे काले बालों और काली आंखों वाले एक अनाथ बच्चे के बारे में बताया, जिसे किसी भी अनाथालय ने स्वीकार नहीं किया था, तो उसे बहुत दुख हुआ। काले बाल और काली आंखें बेहद दुर्लभ और अशुभ मानी जाती थीं। ऐसा कहा जाता था कि इन लक्षणों के साथ पैदा हुए लोग पूरी दुनिया के लिए भारी तबाही या समृद्धि ला सकते हैं। शुक्र है कि लशारा ने इस बकवास पर कभी विश्वास नहीं किया और न ही अधिकांश लोगों ने, लेकिन बुरे शगुन का अंधविश्वास फिर भी बना रहा। लशारा के लिए यह महज मनगढ़ंत बकवास थी, जिसने निस्संदेह इन लक्षणों के साथ पैदा हुए सामान्य बच्चों को कठिन जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था। लशारा इस बात से अनजान नहीं थी कि रूई एक सामान्य बच्चे से कहीं बढ़कर था। उसकी नज़र में वह एक असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसने 2 महीने की उम्र में ही अपना पहला शब्द बोला, जिससे उसके आसपास के सभी बड़े लोग चौंक गए, और उसकी शब्दावली और बोलने की क्षमता में इतनी तेजी से वृद्धि हुई कि 1 साल का होने से पहले ही वह 4 साल के बच्चे की तरह बोलने लगा था। इसके अलावा उसका स्वभाव भी अविश्वसनीय था। वह बहुत कम रोता था, और अगर रोता भी था तो केवल तभी कुछ आंसू बहाता था जब उसे बहुत चोट लगती थी। वह शांत और धैर्यवान था, जो लशारा के लिए एक शिशु में असंभव था। अगर रूई एक सचमुच अद्भुत बच्चा न होता, तो यह उसके लिए काफी डरावना होता। वह दयालु, स्नेही और सबसे बढ़कर बेहद प्यारा था। उसे पूरा यकीन था कि बड़ा होकर वह दिल तोड़ने वाला बनेगा। हिसाब किताब की किताब बंद करते हुए और अपना अबैकस एक तरफ रखते हुए उसने आह भरी। धमाका! अचानक आए एक तेज आवाज से वह चौंक गई। वह गलियारे से होते हुए अनाथालय के पिछले हिस्से की ओर गई जहां से आवाज आई थी। अरे जमींदार, मैं समझ गई। उसने खिड़की से झांककर टूटी फूटी लकड़ी और बुरादे के ढेर को देखा। एक और खर्चा, लेकिन हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं था। इसे खुद काटना बहुत समय और ऊर्जा लेता और पीछे का निकास नियमित रूप से आपूर्ति प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि भंडारण कक्ष इसके सबसे करीब है। एक तूफान ने एक सूखे, कमजोर पेड़ को गिरा दिया था, जिससे ये सारी परेशानियां पैदा हो गईं। सौभाग्य से मार्शल स्क्वायर्स तुरंत पहुंच गए और उनकी सेवाएं पूरी तरह से सार्थक साबित हुई।
मार्शल स्क्वायर मार्शल आर्टिस्टों के 6 वर्गों में से एक था, जो मार्शल यूनियन नामक एक संघ का हिस्सा थे और मार्शल आर्ट से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान करते थे। अनाथालय ने यूनियन के माध्यम से मार्शल स्क्वायर से शारीरिक श्रम करवाया था, हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता था। एलिस जब जमींदार को उसके काम की फीस दे रही थी, तब एलिस के बगल में खड़े रूई को उसने विशेष रूप से देखा। उसने रूई के चेहरे पर जमींदार के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रशंसा का भाव देखा। वैसे भी इससे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन था, खासकर एक मासूम रूई के चेहरे पर जो आमतौर पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में काफी संयमित और शांत रहता था। फू, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मार्शल आर्टिस्ट बनने का प्रयास करेगा। 8 घंटे तक लगातार पूछताछ के बाद रूई ने बाकी का पूरा दिन हर बड़े बुजुर्ग से उस घटना के बारे में पूछता रहा जो उसने अभी अभी देखी थी। रात को सोने के लिए वह अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन इतना उत्साहित था कि उसे नींद ही नहीं आई। अपनी तीव्र जिज्ञासा को शांत करने के लिए भी उसे समझने में थोड़ा समय लग गया, क्योंकि उसकी शब्दावली अभी भी काफी अपूर्ण थी। उसने बड़ों को तब तक परेशान किया जब तक कि वह उनके सूक्ष्म उत्तरों को समझ नहीं पाया। ये काफी थका देने वाला था, लेकिन आखिरकार उसे अपने सबसे अहम सवालों के जवाब मिल गए। गहन पूछताछ के बाद उसने जो कुछ भी सीखा था उसे आत्मसात करने और व्यवस्थित करने में समय बिताया। मार्शल आर्ट, या जिसे वे मार्शल आर्ट कहते थे, वह वास्तविक थी। यह न केवल वास्तविक थी, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली भी थी। मार्शल आर्टिस्ट अत्यंत शक्तिशाली थे, जो असाधारण अलौकिक कारनामे करने में सक्षम थे, जैसे कि उसने देखा था। पूरे देश में, और शायद पूरे महाद्वीप में भी, मार्शल आर्टिस्टों को 6 लोगों में विभाजित किया गया था, जो मूल रूप से पद थे: मार्शल अप्रेंटिस, मार्शल स्क्वायर, मार्शल सीनियर, मार्शल मास्टर, मार्शल सेज और अंत में मार्शल ट्रांसेंडेंट। प्रत्येक स्तर पिछले स्तर से कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वयस्कों में से किसी को भी इससे अधिक विशिष्ट जानकारी नहीं थी। अगर 6 लोगों में से केवल दूसरे सबसे शक्तिशाली मार्शल स्क्वायर की ताकत इतनी ज्यादा है, तो उच्चतर रैंकों के लोग कितने शक्तिशाली होंगे? वह रोमांचित होकर सोचने लगा। ये रहस्योद्घाटन सचमुच उसके जीवन का सबसे चौंकाने वाला अनुभव था। पुनर्जन्म का सदमा भी इसके सामने फीका और नीरस लग रहा था। उसने इन विचारों को तुरंत मन से निकाल दिया और जो कुछ उसने सीखा था उसका पुनरावलोकन करने लगा। मार्शल आर्ट का इतिहास लगभग 500 वर्ष पूर्व का माना जा सकता है। समय के साथ साथ प्रत्येक देश में मार्शल आर्टिस्टों की संख्या बढ़ती गई और उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई कि प्रत्येक देश में मार्शल यूनियन नामक संगठन बनने लगे। मार्शल यूनियन मूल रूप से मार्शल आर्ट सेवाओं के ग्राहकों और स्वयं मार्शल आर्टिस्टों के बीच संपर्क सूत्र का काम करते थे। यह उपभोक्ता बाजार में अंगरक्षक, हमले, शारीरिक श्रम जैसी सेवाओं की मांग के साथ साथ तोड़फोड़, घुसपैठ, जासूसी, निगरानी, हत्या आदि जैसे अधिक गुप्त अभियानों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता था। केंटा के अनुसार, जो कभी एक महत्वाकांक्षी मार्शल आर्टिस्ट थे, यहां तक कि प्रशिक्षण जैसे विशिष्ट व्यवसाय भी संघ के दायरे में थे। मार्शल यूनियन एक ऐसा संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य मार्शल आर्टिस्टों का प्रचार प्रसार करना था, इसलिए इसने मार्शल अकेडमी जैसी संस्थाओं के माध्यम से नए मार्शल आर्टिस्टों की निरंतर भर्ती सुनिश्चित करने के उपाय किए थे। मार्शल अकेडमी स्पष्ट रूप से योग्यता आधारित संस्थान थे जिनकी स्थापना, प्रबंधन और संचालन मार्शल यूनियन द्वारा किया जाता था। इसके अलावा ये संस्थान मुख्य रूप से मार्शल स्क्वायर स्तर तक इच्छुक मार्शल आर्टिस्टों को प्रशिक्षण प्रदान करते थे। इसके अलावा डेप के अनुसार अकादमियों की वार्षिक फीस काफी अधिक थी, क्योंकि मार्शल आर्ट के वरिष्ठों से प्रशिक्षण प्राप्त करना इच्छुक मार्शल आर्टिस्टों के लिए एक विशेषाधिकार था जो अन्यथा प्राप्त करना मुश्किल होता। फिर भी यह उच्च फीस कोई बाधा नहीं थी। शुक्र है कि मार्शल यूनियन इस बात को समझती थी कि आर्थिक तंगी के कारण अधिकांश प्रतिभाएं दब जाएंगी। इसलिए मार्शल अकादमियों ने एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत मार्शल प्रशिक्षण के इच्छुक छात्र शुल्क को ऋण के रूप में ले सकते थे और अकादमी से स्नातक होने के बाद इसे चुका सकते थे। ये छात्रवृत्ति कार्यक्रम मूल रूप से एक निवेश था जिसमें प्रतिफल की कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि यदि कोई छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र स्नातक नहीं हो पाता तो ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता था। लेकिन अंततः इस नीति ने मार्शल अकादमियों और मार्शल यूनियन को मार्शल आर्टिस्टों की संख्या को अधिकतम करने की अनुमति दी, जो उनका सर्वोच्च हित और लक्ष्य था। एक अंतर्राष्ट्रीय यूनियन की आर्थिक शक्ति की तुलना में वित्तीय नुकसान काफी मामूली थे। इसके अलावा छात्रवृत्तियां योग्यता के आधार पर दी जाती थीं, इसलिए नुकसान कम से कम हुआ। जैसे ही रूई को मार्शल अकेडमी के बारे में पता चला, उसने अपने भविष्य के बारे में तुरंत फैसला कर लिया था। उसका इरादा बेहद प्रबल था, वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह किसी भी तरह से अकेडमी में दाखिला लेकर रहेगा, चाहे छात्रवृत्ति मिले या न मिले।
उसने संभावित समाधान भी सोच लिए थे, लेकिन उन्हें अंतिम रूप देने के लिए उसके पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी। तुम क्या सोच रहे हो? एक बच्चे की आवाज ने उसे पुकारा। रूई ने उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। ज्यादा कुछ नहीं, फारियन, रूई ने जवाब दिया। फारियन अनाथालय में रहने वाले लड़कों में से एक था। हे, रूई मार्शल आर्ट के बारे में सोच रहा है ना? उसके बगल में बैठी एक लड़की ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसने पूरा दिन बड़ों से मार्शल आर्ट के बारे में पूछते हुए बिताया। यह नीना थी, अनाथालय की बड़ी लड़कियों में से एक। पिछले 10 महीनों में रूई अनाथालय के सभी बच्चों से परिचित हो गया था। हालांकि उम्र के अंतर, मानसिक और शारीरिक दोनों, के कारण वह उनके साथ उतना गहरा जुड़ाव नहीं बना पाया जितना वह चाहता था, लेकिन फिर भी उसने उनके साथ समय बिताया। फारियन और नीना जैसे बच्चे रूई के साथ समय बिताने और बड़ों के व्यस्त होने पर उसकी देखभाल करने के लिए अधिक समय निकालते थे ताकि उनका जीवन आसान हो सके। क्या तुम मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, रूई? किताब पढ़ रहे एक 13 वर्षीय लड़के ने उससे पूछा। रूई की आंखों में चमक आ गई। मैं सर्वश्रेष्ठ बनूंगा, रूई ने घोषणा की। तो फिर तुमने कड़ी मेहनत की होगी। लड़के ने मुस्कुराते हुए अपनी किताब बंद कर दी। मार्शल आर्टिस्ट अलौकिक शक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन प्रशिक्षण लेते हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जूलियन, मेरा जन्म इसी के लिए हुआ था, रूई ने बिना किसी संदेह या झिझक के जवाब दिया। हालांकि यह शाब्दिक नहीं था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसका पुनर्जन्म क्यों और कैसे हुआ, लेकिन उसे शक था कि इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। अगर कोई कारण था, तो और क्या कारण हो सकता था? तो हम आपकी हर संभव मदद करेंगे, रूई। जूलियन आगे बढ़ा और रूई को गले लगा लिया। धन्यवाद, रूई ने जवाब दिया। जूलियन एक होशियार बच्चा था, हालांकि वह रूई की तरह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली नहीं था। वह एक शांत और बुद्धिमान बच्चा था जो अपना समय तरह तरह की किताबों में डूबे रहने में बिताता था। जो भी किताब उसके हाथ लगती, वह उसे पढ़ डालता था। रूई उसकी कम उम्र में भी उसकी परिपक्वता से प्रभावित था। बच्चे बातें करते रहे, फिर देव ने सबको बत्ती बंद करके सोने को कहा। रूई को आश्चर्य हुआ कि वह जल्दी सो गया। पूरे दिन की मस्ती के बाद वह काफी थका हुआ था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, फारियन ने रूई की ओर देखते हुए कहा। रूई ने सिर हिलाया। रूई को इस दुनिया में पुनर्जन्म लिए 7 साल हो चुके थे। मार्शल आर्ट और अकादमी के बारे में जानने के बाद से ही उसने तैयारी शुरू कर दी थी और हर संभव प्रयास कर रहा था। अकादमी में दाखिला लेने की न्यूनतम आयु 13 वर्ष थी, यानी किशोरावस्था। अपनी तैयारी के बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि मार्शल अकादमियों ने प्रवेश परीक्षा के बारे में काफी गोपनीयता बरती थी। हालांकि उपलब्ध जानकारी के आधार पर कुछ अनुमान लगाए जा सकते थे। सबसे पहले तो प्रवेश परीक्षा केवल 13 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खुली होने से यह संकेत मिलता था कि परीक्षा के लिए मार्शल आर्ट कौशल स्तर की आवश्यकताएं बहुत कठिन नहीं थीं। 13 से 18 वर्ष की आयु बहुत कम थी। इस आयु वर्ग के अधिकांश किशोरों के लिए मार्शल आर्ट में निपुण होना असंभव था। आखिरकार यूनियन से दीर्घकालिक ट्यूटर नियुक्त करना बहुत महंगा था, जो केवल अमीर लोग ही वहन कर सकते थे, और तब भी वे बुनियादी बातों से अधिक कुछ नहीं सीख पाते। हालांकि 18 वर्ष की आयु सीमा को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि परीक्षा मार्शल आर्ट की दक्षता पर केंद्रित नहीं होगी। इससे केवल कुछ ही संभावनाएं बची। सौभाग्य से रूई मार्शल आर्ट और लड़ाकू खेलों के पूर्व शोधकर्ता थे, इसलिए वे एक सफल लड़ाकू करियर के पूर्वानुमान और निर्धारक कारकों से भलीभांति परिचित थे। वास्तव में इसका पता लगाना इतना मुश्किल भी नहीं था। सफलता के 2 सबसे बड़े पूर्वानुमान कारक प्रतिभा और दृढ़ संकल्प थे। मार्शल आर्ट के संदर्भ में प्रतिभा का अर्थ जन्मजात, स्वाभाविक शारीरिक और प्रदर्शन संबंधी गुणों का मापन है। इसमें स्वास्थ्य, शारीरिक गुण जैसे कि शारीरिक शक्ति, गति, चपलता, प्रतिवर्त, सहनशक्ति, लचीलापन और धीरज, साथ ही प्रदर्शन क्षमताएं जैसे कि संतुलन, विश्लेषण और निर्णय, शरीर आंख समन्वय, सतर्कता आदि शामिल हैं। हालांकि 13 और 18 वर्ष की आयु के बीच भी इन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि प्रशिक्षण का प्रभाव इतना नहीं होगा कि अकादमी के अनुभवी मार्शल आर्ट प्रशिक्षक भी प्रतिभा का आकलन न कर सकें। रूई को काफी हद तक यकीन था कि वह प्रतिभाशाली नहीं है। दुर्भाग्य से उनका स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमताएं बस औसत दर्जे की थीं। उन्हें न तो असाधारण शारीरिक शक्ति प्राप्त थी और न ही पिछले जन्म की तरह कोई गंभीर दीर्घकालिक बीमारी थी। प्रतिभा के मामले में वे बस औसत थे। समस्या उनकी प्रदर्शन क्षमता में थी। इस क्षेत्र में वे काफी कमजोर थे, और इसका मुख्य कारण एक ही था। सबसे पहले तो उसके मन और शरीर में असंगति थी।
उसका मन पृथ्वी पर अपने पुराने शरीर का अत्यधिक अभ्यस्त हो चुका था। वह दुबला पतला और काफी लंबा था तथा शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके पिछले शरीर की शारीरिक बनावट, वजन वितरण उसके वर्तमान शरीर से बिल्कुल भिन्न था। उसका मन लगातार उसके शरीर को पुराने शरीर की तरह मानता था, न कि नए शरीर की तरह। यह मांसपेशियों की स्मृति के कारण था। इसके अलावा उसका दिमाग एक वयस्क जैसा था और उसके युवा शरीर के विकासशील मस्तिष्क के बावजूद उसके नए शरीर के लिए नई मांसपेशी स्मृति के लिए जगह बनाने के लिए 59 वर्षों की अंतर्निहित मांसपेशी स्मृति को पूरी तरह से मिटाना बेहद मुश्किल था और निश्चित रूप से यह जल्द ही नहीं होने वाला था। इसीलिए वह अपनी प्रदर्शन संबंधी क्षमताओं को यथासंभव बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण दे रहा था, ताकि वे खराब स्थिति से कम औसत स्तर तक पहुंच सकें और आदर्श रूप से जितना संभव हो उतना बेहतर हो सकें। उसने बुनियादी शारीरिक प्रशिक्षण के अलावा भी संतुलन, शरीर-आंख समन्वय और सतर्कता को यथासंभव बेहतर बनाने का प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। सर्दी का मौसम चल रहा था। रूई ने फारियन, होराटियो और मीका को इकट्ठा किया था। 3 वयस्क उसे संतुलन का अभ्यास कराने के लिए जमी हुई झील पर लाए थे। वह नदी के किनारे से 1 मीटर दूर जमी हुई नदी पर खड़ा था। अभ्यास सरल था, कैच खेलना। तीनों लड़के जमीन पर खड़े होकर रूई के साथ कैच खेलते थे। वे एक एक करके गेंदें उसकी ओर फेंकते थे। रूई को फिसलन भरी बर्फ पर गेंद को पूरी तरह से पकड़ना होता था और बिना फिसले या गिरे उसे वापस फेंकना होता था। उसके जूते और बर्फ के बीच लगभग कोई घर्षण नहीं था, जिसका मतलब था कि अगर उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र सीधे उसके पैरों के नीचे नहीं होता तो वह फिसल कर गिर जाता। शुरुआत में रूई का संतुलन इतना खराब था कि वह बिना गिरे एक जगह पर मुश्किल से खड़ा हो पाता था और बर्फ पर चलने फिरने के बारे में तो वह सोच भी नहीं सकता था। 2 साल के प्रशिक्षण के बाद ही उनके संतुलन की भावना में इतना सुधार हुआ कि वे कैच खेलना शुरू कर सके, जिसके लिए कहीं अधिक संतुलन की आवश्यकता होती है, क्योंकि रूई को गेंद को पकड़ना होता है और संतुलन खोए बिना उसकी गति को रोकना होता है और अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र को स्थानांतरित किए बिना उसे वापस फेंकना होता है। हाँ, मैं तैयार हूँ, रूई ने फेरियन को जवाब दिया। फेरियन ने सिर हिलाया और उस पर गेंद फेंकी, जिसे रूई ने पकड़ लिया और वापस लौटा दिया। होराटियो और मीका ने बारी बारी से अलग अलग दिशाओं से रूई पर गेंदें फेंकनी शुरू कर दी। 1 मिनट तक लगातार गेंदें इधर उधर फेंकी जाती रहीं, फिर रूई फिसलकर अपने नितंबों के बल गिर पड़ा। यह आपका अब तक का सबसे लंबा रिकॉर्ड था, मीका ने टिप्पणी की। रूई ने सिर हिलाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होरेशियो ने आह भरी। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सब मेहनत करने लायक है? तुम्हें पता है, तुम मार्शल आर्ट के लिए बने ही नहीं हो। खासकर तुम्हारी असाधारण बुद्धि का ये कतई दुरुपयोग है। तुम जूलियन की तरह विद्वान बन सकते थे, क्या तुम्हें पता है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मुझे विद्वान बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा या फिर कुछ भी नहीं बनूंगा। हाँ, उसने आह भरी। जाहिर है, हर कोई रूई की महत्वाकांक्षा को अच्छा नहीं मानता था। मार्शल आर्टिस्ट बनना आसान नहीं था। हालांकि बहुत से लोग मार्शल आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन अंततः उनमें से 99% लोग मार्शल स्क्वायर्स बनने में असफल हो जाते थे। यह एक बेहद मुश्किल महत्वाकांक्षा थी जिसे पूरा करना आसान नहीं था। रूई ने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। पिछले जन्म में वह ऐसा नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार वह निश्चित रूप से मार्शल आर्टिस्ट बनेगा। जारी रखना। रूई ने डकार ली, अपना कटोरा नीचे रखा और अपने फूले हुए पेट पर हाथ फेरा। ये तो बदतमीजी है, रूई। लशारा ने उसे धीरे से डांटा। माफ कीजिए, मेरा पेट पूरी तरह भरा हुआ है। उसने उठने से पहले माफी मांगी। उसने अपने इस्तेमाल किए हुए बर्तन धोए और अलमारी में रख दिए। स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद, मुझे स्टेक बहुत पसंद है। हे, मायरा ने रसोई के दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता था कि सर्दियों में बर्फ पर संतुलन बनाने की ट्रेनिंग के बाद तुम बहुत भूखे होगे। आज हमें बढ़िया स्टेक सस्ते दामों में मिल गया। मायरा अनाथालय की मुख्य रसोइया थी। रसोई से जुड़े सभी मामलों की जिम्मेदारी उसी की थी। स्वीट, क्या तुम्हें बाकी बर्तनों के साथ मदद चाहिए? रूई ने पूछा। नहीं, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तुम थक गए होगे तो क्यों न थोड़ी देर सो जाओ। ठीक है, धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। वह अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ा और फिर एक किताब उठाए। अध्ययन कक्ष में विभिन्न विषयों पर कई किताबें थीं जिनका लशारा पढ़ाते समय संदर्भ देती थीं। इन्हीं किताबों से रूई को उस दुनिया के बारे में जानकारी मिली जिसमें उसका पुनर्जन्म हुआ था। सौभाग्य से उसने पिछले 6 साल लिपि सीखने में बिताए थे और भाषा में वह काफी निपुण हो गया था, एक सामान्य 7 वर्षीय बच्चे से कहीं अधिक।
उसने लशारा के मार्गदर्शन में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की किताबें पढ़ी ताकि उसके मन में लंबे समय से चल रहे कुछ सवालों के जवाब मिल सकें। जिस देश में उनका जन्म हुआ था, उसे कंद्रिया साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम शाही कंद्रिया परिवार के नाम पर रखा गया था, जिसके पूर्वज ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। ये देश नाम्बुन सागर से घिरा हुआ था, आकार में लंबा और संकरा था, उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था, जिसकी लगभग आधी सीमाएं सागर की ओर थीं। शेष आधी सीमाएं आंशिक रूप से 3 निकटतम देशों से घिरी हुई थीं। दक्षिण में सेकिगाहारा संघ, उत्तर में गोर्टो गणराज्य और पश्चिम में ब्रिटानिया साम्राज्य, और इन देशों के बीच के अंतरालों में फैले विशाल जंगल। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो उन्हें मिली थी वह ये थी कि कैंद्रियन साम्राज्य अपने तीनों पड़ोसी राष्ट्रों को वार्षिक कर अदा करता था। दुर्भाग्यवश अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के सटीक विवरण ज्ञात नहीं थे। ये चारों राष्ट्र पनामा महाद्वीप का हिस्सा थे, जो गया ग्रह पर एकमात्र ज्ञात महाद्वीप है। पनामा महाद्वीप विशाल था, जिसमें लगभग 100 देश फैले हुए थे, जिनमें विविध संस्कृतियां, सामाजिक आर्थिक संरचनाएं और शासन व्यवस्थाएं थीं। आश्चर्यजनक रूप से, यद्यपि प्रत्येक देश की अपनी भाषा थी, फिर भी एक अंतर्राष्ट्रीय सामान्य भाषा संस्कृत थी, जिसे 80 वर्ष पूर्व अनुमोदित पनामा भाषाई संधि के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए इन देशों द्वारा बनाया और प्रचारित किया गया था। ये संधि अत्यंत प्रभावी थी, क्योंकि भाषा की बाधा ही आपसी संबंधों और आदान प्रदान में सबसे बड़ी रुकावट थी। मैंने तो सिर्फ कैंड्रियन बोली ही सीखी है, रूई ने टिप्पणी की। एक और रोचक जानकारी जो उन्होंने प्राप्त की वह ये थी कि पनामा महाद्वीप की जीव जंतु और वनस्पतियां सचमुच अविश्वसनीय थीं। वहां तरह तरह के अनूठे पदार्थों से भरे पौधे थे, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों में कच्चे माल और अवयवों के रूप में किया जाता था, जिनमें सबसे प्रमुख उपयोग औषधियों में होता था। इन औषधियों से अद्भुत प्रभाव प्राप्त होते थे, जैसे कि उपचार, सहनशक्ति की बहाली और विभिन्न प्रकार के अस्थायी मानसिक और शारीरिक संवर्धन। इन औषधियों की बदौलत आम इंसान भी मार्शल आर्टिस्टों की तरह अलौकिक शक्ति हासिल कर सकते थे। ये बात रूई को तब हास्यास्पद लगी जब उसे इसके बारे में पता चला, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जीव जंतुओं का इतिहास और भी विचित्र था। एक तो मानव जाति के अलावा भी बुद्धिमान प्रजातियां मौजूद थीं। पृथ्वी पर केवल एक ही ज्ञात बुद्धिमान प्रजाति के अस्तित्व में होने के कारण ये बात पृथ्वी के किसी निवासी के लिए चौंकाने वाली थी। पनामा महाद्वीप के जीव जंतु बहुत ही अनियंत्रित थे और डायनासोर के प्रागैतिहासिक युग से मिलते जुलते थे। पनामा महाद्वीप पर लगभग 100 राष्ट्र स्थापित होने के बावजूद महाद्वीप की लगभग 35% भूमि अछूती प्राकृतिक आवास थी, जहां असीम शक्ति वाली अविश्वसनीय प्रजातियां निवास करती थीं। मानवता द्वारा पनामा को पूरी तरह से उपनिवेशित न कर पाने का एक कारण ये था कि वे ऐसा कर ही नहीं सकते थे। वहां की जीव जंतु प्रजातियां कमजोर नहीं थीं, वे बारूद, औषधियों और बड़े पैमाने पर घेराबंदी करने वाले हथियारों के मानव उपयोग का आसानी से मुकाबला कर सकती थीं। ये कहा जा सकता है कि यदि मार्शल आर्टिस्टों का अस्तित्व न होता तो वे मानवता का लंबे समय से शिकार करके उसे विलुप्त कर चुके होते। पनामा महाद्वीप के मार्शल यूनियनों को मिलने वाले अधिकांश कार्य किसी न किसी रूप में इन जानवरों से संबंधित थे। रूई इन विचित्र और काल्पनिक प्रजातियों से बेहद आकर्षित था, लेकिन फिलहाल ये उसके लिए उतनी प्रासंगिक नहीं थी। वह उन चीजों के बारे में ज्यादा चिंतित था जो उसे सीधे तौर पर प्रभावित करती थीं। कैंड्रियन साम्राज्य के भीतर रूई सबसे उत्तरी क्षेत्र में रहता था, जहां सबसे कठोर सर्दियां पड़ती थीं। मंटिया 11 राज्यों में सबसे खराब मौसम वाले क्षेत्र में आ जाना पड़ा। रूई ने अपना सिर हिलाया। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। इस क्षेत्र के क्वारिया अनाथालय में उसे एक प्यार करने वाला परिवार मिला हुआ था। कांड्रिया में पूंजीवादी मुक्त बाजार व्यवस्था थी और जैसा कि अपेक्षित था, लोगों के बीच एक बड़ा आर्थिक अंतर था। उनकी शासन प्रणाली राजतंत्र थी, जैसा कि विकास के इस युग में राष्ट्रों से अपेक्षित था। कंद्रियन सम्राट की कई पत्नियां और उससे भी अधिक संतानें थीं, जिनमें से प्रत्येक सिंहासन की संभावित उत्तराधिकारी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कंद्रियन परंपरा के अनुसार सम्राट अपने जीवन के अंत में किसी एक को सम्राट या साम्राज्य घोषित करने से पहले सभी राजकुमारों और राजकुमारियों की अपनी इच्छानुसार परीक्षा लेते थे। जाहिर तौर पर वर्तमान सम्राट रॉयल वी कंद्रिया काफी बूढ़े हो चुके थे और राजचंद समारोह जल्द ही होना तय था। रूई को कंद्रिया की राजनीति की बारीकियों की ज्यादा जानकारी नहीं थी और सच कहूं तो अगर मुमकिन हो तो वह इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहता था। राजचंद समारोह उसे एक अव्यवस्थित और उलझी हुई घटना लगती थी। पृथ्वी पर भी वह सिर्फ सतही तौर पर ही हालात की जानकारी रखता था और राजनीति को लगभग नजरअंदाज ही करता था। मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद तो शायद उसकी दिलचस्पी और भी कम हो जाएगी और वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा।
या कम से कम उसे यही उम्मीद थी। जिस जानकारी को लेकर वह सबसे ज्यादा चिंतित था वह थी कैनरियन मार्शल अकादमियों के बारे में। पता चला कि देश में 16 अकादमियां थीं। उनमें से एक मंतिया में स्थित थी और रूई मंतिया शाखा में प्रवेश लेना चाहता था। पिछले 6 वर्षों में उसने प्रवेश परीक्षा की गहन जांच करने का फैसला किया था। हालांकि मार्शल अकादमी अपनी प्रवेश परीक्षाओं के बारे में काफी गुप्त रहती थी। संघ नहीं चाहता था कि हर आवेदक को ऐसे समाधान मिल जाए जिनसे उनकी प्रतिभा और लगन का मूल्यांकन करना और भी मुश्किल हो जाए। वे हर साल परीक्षा को लगभग पूरी तरह से बदल देते थे ताकि हर साल परीक्षा में असफल होने वाले जिद्दी आवेदकों द्वारा लीक की गई जानकारी के प्रभाव को कम किया जा सके। रूई को बस इतना पता चला कि परीक्षा के कई चरण होते थे और परीक्षा निरीक्षक भी हर साल बदलते थे। परीक्षा का स्तर बहुत कठिन था और यह भी कहा जाता था कि हर साल कुछ आवेदकों की मृत्यु हो जाती थी, जबकि अधिकांश गंभीर रूप से घायल हो जाते थे। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो यह अप्रत्याशित था। मैं लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने की उम्मीद कर रहा था जिससे मैं इन परीक्षाओं को पार कर सकूं। रूई ने आह भरी। मार्शल आर्ट और युद्ध खेलों पर शोध के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले रूई किसी भी विशेष गतिविधि के लिए आवश्यक शारीरिक और प्रदर्शन संबंधी गुणों का मूल्यांकन करने और लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करने में विशेषज्ञ थे, जो एथलीट की उक्त शारीरिक गतिविधि को पूरा करने की क्षमता के विकास को सबसे कुशलतापूर्वक सुविधाजनक बना सके। मुझे लगता है कि मुझे वही करते रहना होगा जो मैं पहले से कर रहा हूं, उसने सोचा। रूई, सोने का समय हो गया है, लशारा ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। ठीक है माँ, रूई ने जवाब दिया। सभी बच्चे लशारा को अपनी माँ मानते थे, रूई भी उनमें से एक था। उन सभी का पालन पोषण लशारा ने ही किया था। वह सचमुच उन सभी के लिए, यहाँ तक कि बड़ों के लिए भी, माँ जैसी थी। बाद में पुराने जमाने के पायजामे पहनकर वह बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि उसे कल क्या करना चाहिए। सुबह सुबह 1 घंटे कार्डियो करें, फिर स्क्वैट्स, क्रंचेस, पुशअप्स, पुलअप्स और चेस्ट डिप्स के 20 रेप्स, प्लैंक के 3-3 वेरिएशन लंच तक करें। आराम करें, उसके बाद शाम तक झील पर बैलेंस ट्रेनिंग करें, फिर बेसिक बॉडी कंडीशनिंग और टेम्परिंग करें। ये वास्तव में एक अपेक्षाकृत सरल और हल्का प्रशिक्षण कार्यक्रम था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह केवल 7 वर्ष का था। उसका शरीर, विशेषकर हड्डियां, अभी भी बढ़ रही थीं। उन पर अधिक दबाव डालना लंबे समय में काफी हानिकारक हो सकता था। उसने बड़े होने पर व्यायाम का भार बढ़ाने की योजना बनाई थी। जब तक मैं ये काम पूरा कर लूंगा तब तक मेरा शरीर ठीक ठाक सुगठित हो जाना चाहिए। तारांकन 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 तारांकन। अगले दिन उसने अपनी सुबह की जॉगिंग पूरी की। वह आमतौर पर अनाथालय से शुरू करके शहर तक जॉगिंग करता और भीड़-भाड़ शुरू होने से पहले वापस आ जाता, लेकिन आज उसे थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए वह दिन की शुरुआती भीड़-भाड़ में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। एक हाथ में उसके पास दूध से भरा थैला था जिसे मायरा ने उसे बाजार से खरीदने के लिए कहा था। अरे यार, यहाँ तो पहले से ही बहुत भीड़ है, रूई ने नाराजगी जताते हुए कहा, क्योंकि उसे अपनी गति धीमी करनी पड़ी। वह अपने से दुगनी बड़ी भीड़ के बीच से दौड़कर नहीं निकल सकता था। उसे मजबूरन एक गली से घूमकर भीड़ के बीच से रास्ता बनाना पड़ा। मैं अपनी दौड़ तोड़ना नहीं चाहती थी, शायद मुझे थोड़ा और दौड़ना चाहिए था, लेकिन मायरा ने कहा था कि उसे दूध चाहिए, इसलिए मैंने सोचा। अचानक उसे महसूस हुआ कि 2 भुजाएं उसे जकड़ रही हैं, एक उसे चीखने से रोकने के लिए और दूसरी उसे उठाकर ले जाने के लिए। हे, काले बाल और काली आंखें, ये तो दुर्लभ है, इसे तो लाखों में बेचा जा सकता है। उसने एक भारी भरकम आवाज सुनी। अरे, उसके पास कुछ खुले पैसे भी हैं, बढ़िया बोनस। उसने रूई की जेब खंगालते हुए कहा। धत्तेरे की, मेरा अपहरण हो रहा है। रूई घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वह आदमी उसे उठाकर ले जाने लगा था। मुझे भागना है, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत है, रूई सोचने लगा। बल प्रयोग का तो सवाल ही नहीं उठता था, उसे उस आदमी की पकड़ ढीली करवानी थी, वरना उसके बचने का कोई मौका नहीं था। सोचो, मैं भागने का मौका कैसे बनाऊं? उसे समझ नहीं आ रहा था। उस आदमी का तगड़ा हाथ उसके मुंह और नाक पर कसकर लिपटा हुआ था ताकि वह शोर न मचा सके। लेकिन इससे उसे एक विचार आया। उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ने का फैसला किया, मानो उसका दम घुट रहा हो। तस्क, उस आदमी ने रूई को एक पल के लिए नीचे उतारा ताकि वह अच्छी तरह से देख सके कि उसका सामान ठीक है या नहीं। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, रूई ने अपना अंगूठा अपने अपहरणकर्ता की आंखों में घुसा दिया और जितनी दूर हो सके भागने लगा, जबकि वह आदमी दर्द से चीख रहा था और अपनी आंख पकड़े हुए था।
आंख में चोट लगने के दर्द से वह आदमी रुक गया, जिससे रूही को कुछ ही सेकंड का समय मिला। वह आदमी जल्दी से उठा और आंख बंद करके रूही के पीछे भागा। मुझे बस किसी आबादी वाले इलाके में पहुंचना है, वो सार्वजनिक रूप से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करके बच नहीं पाएगा। दुर्भाग्य से वो जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वापस बाजार नहीं जा सका। वो हट्टा कट्टा आदमी रास्ते में खड़ा था और वो निश्चित रूप से पकड़ा जाता। उसे बस लोगों तक पहुंचना था, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक बंद गली में पहुंच गया था। ध तेरे की, मुझे फिर से जाना पड़ेगा। हे, बहुत बुरा हुआ कि तुम बच नहीं पाए, है ना छोटे लड़के। उस आदमी ने रूही को घिनौनी मुस्कान दी। उस पल रूही को निराशा और सच्चा डर महसूस हुआ। उसके पैर कांपने लगे और वह लगभग पेशाब करने ही वाला था। रूही ने खुद को लड़ने की मुद्रा में लाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी पास आया और रूही के मामूली संघर्षों को अनसुना करते हुए उसकी गर्दन पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। रूही चीखने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो कुछ भी नहीं निकला। चलो तुम्हें सचमुच दम घोंटकर मारते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। रूही भय से जम गई। वह मुझे मार डालेगा, रूही घबरा गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसे जरूरी शक्ति देने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन रूही इतना डरा हुआ था कि वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। कोई फायदा नहीं, मैं बहुत कमजोर हूँ। वह ये जानता था, इसलिए उसने हार मान ली। मैं सिर्फ कमजोर ही नहीं, दयनीय भी हूँ। जैसे ही उसकी आंखों के सामने लालिमा छाने लगी। गिरना। उस आदमी की पकड़ ढीली पड़ गई और उसकी बाहों ने उसकी गर्दन छोड़ दी और रूही का शरीर छटपटाने लगा क्योंकि वह हौंफते हुए सांस लेने लगा। फिर वह मुड़ गया। ये सब क्या हो गया? जो उसने देखा उससे वह दंग रह गया। वह आदमी मृत पड़ा था। उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात उसकी मृत्यु का कारण था। उसके सिर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त और टूटा हुआ था। उसके पीछे एक और आदमी खड़ा था, जिसकी मुट्ठी हवा में उठी हुई थी। एक निर्दोष बच्चे की जान लेने का प्रयास करना सबसे बड़ा पाप है। उस व्यक्ति ने लाश को तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हुए कहा। उसकी निगाहें रूही की ओर मुड़ गईं। क्या तुम ठीक हो मेरे बच्चे? वह भोला था। उसने योद्धा होने का मतलब कम आंका था। यह कोई फिल्म या एनीमे नहीं थी, यह असल जिंदगी थी। अगर उसका रक्षक देर से पहुंचता तो वह मौके पर ही मर जाता। रूही ने सोचा था कि वह सिर्फ प्रशिक्षण लेकर योद्धा बन सकता है, लेकिन उसने जान जोखिम में डालकर लड़ने के लिए जरूरी धैर्य और दृढ़ संकल्प को बुरी तरह कम आंका था। 21वीं सदी का निवासी होने के नाते वह भला कैसे समझ सकता था? उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी लड़ाई नहीं लड़ी थी। वह ये नहीं समझता था कि मृत्यु का आदिम भय आत्मा में कितनी गहराई तक समाया होता है। मार्शल आर्टिस्ट दिखावटी कलाकार नहीं थे जिनका काम सिर्फ कूल दिखना होता था। वे योद्धा, हत्यारे, रक्षक, शिकारी, पथ प्रदर्शक थे। वे ऐसे लोग थे जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ते थे। वे मार्शल आर्ट के मार्ग पर यह जानते हुए चलते थे कि उनका हर कदम उनका आखिरी कदम हो सकता है। क्या उनमें ऐसा दृढ़ संकल्प था? उस दिन से जवाब स्पष्ट हो गया था। वह ऐसा नहीं था। वह योद्धा या मार्शल आर्टिस्ट बनने के लायक नहीं था। आप गलत हैं, उसे बचाने वाले व्यक्ति ने कहा। वह चलकर उसके पास आया और उसके बगल में बैठ गया, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए। उसका हावभाव स्नेहपूर्ण और कोमल था, लेकिन उसका हाथ भारी और खुरदरा था, जैसे कोई बड़ा पत्थर हो। बच्चे, तुम मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, है ना? रूही ने सिर हिलाया। वह अभी भी भावनाओं से अभिभूत था। हम, बिल्कुल। तुम्हारी उम्र के किसी बच्चे के लिए इस तरह का प्रशिक्षण लेने का और कोई कारण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि आपके द्वारा महसूस किए गए भय और निराशा के कारण आप योद्धा बनने के अयोग्य हैं? ऐसा लग रहा था मानो वह आदमी रूही के मन की बात पढ़ सकता हो। रूही ने अनिच्छा से सिर हिलाया। जवाब में उस आदमी ने मुस्कुरा दिया। सच में तुम बेहद दयनीय लग रहे थे, झूठ नहीं बोलूंगा। जब तुम्हें जमीन पर धकेला गया तो तुम डर और निराशा से कांप रहे थे। उन शब्दों ने रूही के दिल में गहरा घाव कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन मेरे बच्चे, तुम योद्धा बनने के योग्य हो या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अब आगे क्या करते हो। उसने रूही की ओर रुख किया, जिसने बदले में उसकी ओर देखा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने घोर भय और निराशा का अनुभव न किया हो। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट, जो उंगली से धरती को चीर सकते हैं, उन्होंने भी वही अनुभव किया है जो आपने किया है। मजबूत और कमजोर के बीच का अंतर यही है कि कोई उस भय पर काबू पाकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है या नहीं। रूही ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और दांत पीस लिए। बताओ लड़के, क्या तुम अपने डर के आगे हार मान लोगे? कभी नहीं, फिर कभी नहीं।
रूई ने कसम खाए, उसकी आंखों से निराशा, शर्म और गुस्से के आंसू बह रहे थे। उसके शरीर की हर मांसपेशी तन गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की हर कोशिका एकजुट हो गई हो, जैसे वह अपनी कसम को अपने हर एक अंग में समाहित कर रहा हो। मैं अब कभी भी भय और निराशा को मुझ पर हावी नहीं होने दूंगा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उस छोटे लड़के की आंखों में जलती हुई आग पर नजर डाली। रूई उठी और उस व्यक्ति को झुककर प्रणाम किया। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। वह आदमी उठा, आखिरी बार रूई के सिर पर थपथपाया और चला गया। सुरक्षित रहना बेटा। मैं तुम्हें एक योद्धा बनते देखना चाहता हूं। तुम में वो सारी खूबियां हैं जो इसके लिए चाहिए। रूई ने सिर हिलाया और आखिरी बार झुककर प्रणाम किया। वह बाजार की ओर चल पड़ा और फिर घर के रास्ते से वापस लौट आया। अरे, मैं उसका नाम पूछना भूल गया। तारांकन 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 तारांकन। घर लौटते समय उसकी मुलाकात फारियन से हुई और उसने उसे सारी घटना बताई, जिससे फारियन सदमे में आ गई। घर पहुंचते ही हालात और बिगड़ गए। सभी वयस्क देखभालकर्ता उस पर लगातार प्यार जताते रहे, उसे थपथपाते और गले लगाते रहे, कुछ हद तक उसकी सेहत का भरोसा दिलाने के लिए और कुछ हद तक अपनी चिंता को कम करने के लिए। लशारा ने तो डर के मारे उसे अनाथालय से बाहर जाने से लगभग रोक ही दिया था, लेकिन वह उसे मनाने में कामयाब हो गया, हालांकि पूरी तरह से नहीं। रूई को अनाथालय के आसपास ही रहना पड़ता था, या अगर वह आगे जाना चाहता था तो उसे निगरानी में रहना पड़ता था। उसके पास बड़ी अनिच्छा से सहमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने बाकी दिन के लिए ट्रेनिंग छोड़ देने और अपने भाइयों और बहनों के साथ समय बिताने का फैसला किया था। उसे कुछ बदलाव चाहिए था। अरे वाह, आखिरकार तुमने हमारे साथ ताश खेलने का फैसला कर ही लिया है ना रूई? होराटियो ने रूई के लिए जगह बनाते हुए पूछा। पिछले 7 वर्षों में उसने अनाथालय के हर सदस्य के साथ अटूट संबंध बना लिए थे। उसे चिड़चिड़े फारियन, शरारती नीना, व्यावहारिक होराटियो, शांत मीका और बुद्धिमान जूलियन के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। जब रूई पहली बार अनाथालय में आया तो बड़ों ने उसके बालों और आंखों से जुड़े बेतुके अंधविश्वास को नजरअंदाज कर दिया, और बच्चे भी अपनी अज्ञानता के कारण जल्दी ही उनका अनुसरण करने लगे और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने लगे। पिछले 7 वर्षों में उनके मन में उन सभी के लिए और पूरे अनाथालय के लिए गहरा स्नेह विकसित हो गया था। लगभग इस हद तक कि वे मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए जाने की बजाय उनके साथ रहना पसंद करते थे। लगभग, लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं, उसने सोचा। उस सुबह की घटना के बाद उसका दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय उसे मार्शल आर्टिस्ट बनने से नहीं रोक सकता था। उसे बस इस बात का हल्का सा दुख था कि अंततः यह उसे अपने परिवार से दूर कर देगा। अकादमी न केवल आवास और भोजन की व्यवस्था करती थी, बल्कि छात्रों के लिए अकादमी के छात्रावासों में रहना अनिवार्य भी करती थी। मार्शल आर्ट का मार्ग अनुशासन से भरा होता है, जिसे तभी पूरी तरह लागू किया जा सकता था जब अकादमी छात्रों के जीवन को सुबह से शाम तक नियंत्रित करे। यहाँ तक कि स्नातक होने के बाद भी उसे आशंका थी कि उसे अपने परिवार से लंबे घंटे, दिन और शायद सप्ताह भी दूर रहना पड़ेगा। वह उनसे थोड़ा दूर हो जाएगा, ये तो तय था। हालांकि वह उनसे हमेशा प्यार करेगा, लेकिन लंबे समय तक अलग रहने से उसकी भावनाएं थोड़ी कमजोर पड़ सकती हैं। वह बहुत सामाजिक व्यक्ति नहीं था, यहाँ तक कि अपने पिछले जीवन में भी उसके माता पिता की जल्दी मृत्यु हो गई थी, और तब से उसने कभी कोई महत्वपूर्ण रिश्ता या दोस्ती नहीं बनाई थी। मैं अगले 6 वर्षों तक इन पलों का भरपूर आनंद उठाऊंगा, फिर मुझे इन्हें छोड़ना पड़ेगा। रूई को इस बात का अफसोस था। उसने इन विचारों को झट से दूर किया और खेल में पूरी तरह से डूब गया। क्या आपने अपनी पहचान पत्र ले लिया है? हाँ। क्या आपने कोई एनर्जी ड्रिंक ली है? हाँ। क्या आपने समय की दोबारा जांच कर ली है? हाँ। आपके पास? बस करो माँ, मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है, चिंता मत करो, रूई ने चिढ़कर कहा। लशारा अपनी अत्यधिक सुरक्षात्मकता के लिए मशहूर थी। मार्शल एंट्रेंस एग्जाम बेहद कठिन और खतरनाक था। लशारा ने रूई को बार बार चेतावनी दी थी कि यह विनाशकारी हो सकता है, लेकिन वह जानती थी कि रूई इस दिन के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा था। उसका संकल्प बिल्कुल अटल था। वह जानती थी कि उनके शब्दों का कोई असर नहीं होगा। उसे नाराज करने और उसका गुस्सा मोल लेने के बजाय उन्होंने उसे अपना आशीर्वाद देने का फैसला किया। अपहरण की घटना को 6 साल बीत चुके थे। रूई अब 13 साल का हो चुका था। मार्शल आर्ट प्रवेश परीक्षा का समय आ गया था। रूई को काफी घबराहट हो रही थी, हालांकि उसने इस दिन के लिए मानसिक रूप से काफी तैयारी कर रखी थी। नहीं, बल्कि लंबे समय से तैयारी करने के कारण ही वह घबरा रहा था।
उसने गहरी सांस ली और अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करते हुए अपने थैले में कुछ बुनियादी आवश्यक चीजें रखने लगा। रूई, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जूलियन मुस्कुराया। उसने कैम्ब्रियन विज्ञान संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी और अनुसंधान एवं विकास विभाग में एक प्रतिष्ठित विद्वान के अधीन प्रशिक्षु के रूप में संस्थान में दाखिला ले लिया था। धन्यवाद, रूई ने सिर हिलाया। जूलियन हमेशा से शांत स्वभाव का था और रूई के विपरीत वह एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी था। लशारा ने उसे आखिरी बार गले लगाया और उसके सिर पर चुंबन किया। सावधान रहना, खुद पर ज्यादा दबाव मत डालना, ठीक है? उसने उससे कहा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी चिंता झलक रही थी। हाँ, चिंता मत करो माँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। कुंवारी अनाथालय के सभी लोगों से शुभकामनाएं प्राप्त करने के बाद उन्होंने उन्हें विदाई दी और जूलियन के साथ एक रिक्शा पर सवार होकर निकल पड़े। घबराया हुआ। हैरानी की बात है कि अब उतना तनाव नहीं है जितना कुछ समय पहले था। परिवार का सहयोग मुझे सुकून देता है, भले ही परीक्षा का महत्व या कठिनाई बिल्कुल भी नहीं बदली है। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। जूलियन मुस्कुराया। मैं आपसे सच कहूंगा, मैंने सचमुच कभी उम्मीद नहीं की थी कि मार्शल आर्टिस्ट बनने की आपकी लगन इतनी प्रबल होगी। रूई को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। बच्चे बड़े होते समय कई चरणों से गुजरते हैं, ये लगभग सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से सत्य है। मैं लगभग सत्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आज तक केवल एक ही अपवाद देखने को मिला है। जूलियन ने पैनी नजरों से रूई की ओर देखा। अभूतपूर्व प्रतिभा और असाधारण बुद्धिमत्ता के साथ जन्म लेने वाले रूई, तुमने बहुत कम उम्र में ही 2 भाषाएं, गणित और विज्ञान में महारत हासिल कर ली थी, फिर भी तुम में जरा भी बदलाव नहीं आया। जूलियन ने आगे कहा, यह बहुत अजीब है, तुम्हारा स्वभाव भी अपरिवर्तित और अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व था। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती गई, तुम्हारी संज्ञानात्मक क्षमताएं और भी तेजी से बढ़ती गईं। रूई को अपनी बात का पूरा ज्ञान था। मनुष्य के मस्तिष्क का विकास 25 वर्ष की आयु में रुक जाता है। यही वह आयु होती है जब उसकी संज्ञानात्मक क्षमता चरम पर पहुंचती है। हालांकि रूई को अपने पिछले मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्षमताएं विरासत में मिली, जो उसके किशोरावस्था के बढ़ते मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ जुड़ गई थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसके पास जॉन फाल्कन और रूई क्वारियर दोनों के आईक्यू का योग हो। यह मस्तिष्क के अक्षुण्ण पुनर्जन्म लेने के सबसे बड़े लाभों में से एक था। उसके पहले से विकसित मस्तिष्क को दूसरी बार और भी अधिक विकसित होने का लाभ मिला। ये सभी आंकड़े इस निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि आप एक बच्चे के शरीर में एक वयस्क हैं। जूलियन ने आगे कहा। रूई ने अपना सिर घुमाया और उसकी निगाहों से नजरें मिलाईं, फिर मुस्कुराया। क्या आप सचमुच ऐसा मानते हैं? नहीं, जूलियन ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। यह असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन यह बहुत ही बेतुका है। हे, रूई मन ही मन पसीना पसीना हो रहा था। उसे पता नहीं था कि उसका पुनर्जन्म क्यों हुआ है, हालांकि उसे शक था कि इसके पीछे कोई कारण जरूर है। उसे डर था कि जब जूलियन रूई के बारे में बात करने लगेगा तो उसका राज खुल जाएगा। ये सोचकर हैरानी होती थी कि यह आदमी पिछले 13 सालों से रूई का बारीकी से अध्ययन और विश्लेषण कर रहा था और एक सच्चे जीनियस से जैसी उम्मीद की जाती है, उसने सही सही सच्चाई का अनुमान लगाया था। वे काफी देर तक हंसी मजाक करते रहे जब तक कि रिक्शा अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच गया। अच्छा, तो रूई, तुम्हें शुभकामनाएं। मैं यहाँ से किसके लिए रवाना हो रहा हूँ? पब फ्यूचर एड्स। धन्यवाद जूलियन, अलविदा। अरे, एक आखिरी बात। जैसे ही जूलियन गाड़ी से उतरा, रूई उसकी ओर मुड़ गया। अगर तुम किसी और के रूप में बच्चे के शरीर में पुनर्जन्म लेते, तब भी मैं तुम्हें अपने भाई की तरह प्यार करता। जूलियन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। आगे बढ़ो रूई, अपना सपना पूरा करो। रूई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जरूर करूंगा। और इतना कहकर दोनों भाई अलग अलग रास्तों पर चल दिए। रूई ने मुड़कर कैम्ब्रियन मार्शल अकादमी की मंतियान शाखा की ओर देखा। अकादमी के बाहर कई रिक्शा और रथ बिखरे पड़े थे और हजारों किशोर लड़के लड़कियां उस विशाल परिसर के अंदर जमा थे। विशाल कहना भी कम होगा, उसे इतना आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने अकादमी को कम से कम एक बार देखने की जिद की थी। फिर भी यह एक अद्भुत नजारा था। इसे देखते ही मन में महत्वाकांक्षा जागृत हो जाती थी। ये बात है। कैम्ब्रियन मार्शल अकादमी कई भागों में बंटी सुविधाओं का एक समूह था जो एक मुख्य प्रशिक्षण केंद्र के इर्द गिर्द केंद्रित था। यह अकादमी पत्थरों और सीमेंट से बनी एक विशाल दीवार से घिरी हुई थी, जो कई किलोमीटर तक अकादमी के चारों ओर फैली हुई थी। इस अकादमी की प्रतिष्ठा ने ही 10 लाख से अधिक इच्छुक मार्शल आर्टिस्टों को प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया।
रूई ने जब गेट सुरक्षाकर्मी को अपना आईडी दिखाकर विशाल गेट पार कर अकादमी में प्रवेश किया, तो उसने उन प्रतियोगियों पर एक नज़र डाली जो निर्धारित परीक्षा केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। वे लगभग सभी मुझसे बड़े हैं, रूई ने टिप्पणी की। परीक्षा देने वाले अधिकांश किशोर 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रतीत हो रहे थे। मुझे लगता है कि 13 साल के बच्चे का इसमें भाग लेना कुछ हद तक दुर्लभ है, रूई ने कहा। जब सुविधा केंद्र पर पहुंचने पर उसे एक क्रमांकित टैग मिला जो उसके आवेदक पहचान पत्र के रूप में काम करता था। परीक्षा केंद्र दूर से देखने पर जितना लगता था उससे कहीं अधिक विशाल था। अंदर आवेदकों की भारी भीड़ थी। माहौल तनावपूर्ण था। हालांकि हिंसा को रोकने के लिए मार्शल आर्टिस्ट सहायक निरीक्षक के रूप में तैनात थे, फिर भी हजारों लोगों के बीच कमरे में खड़े होने मात्र से रूई पर हल्का दबाव महसूस हो रहा था। भीड़ पर सरसरी नजर डालने से ही उसके प्रतिद्वंद्वियों के बारे में काफी जानकारी मिल गई। उनमें से अधिकांश ने अपने शरीर को प्रशिक्षित किया है, हालांकि उतना नहीं जितना मैंने किया है। फिर भी उनमें से कई शारीरिक रूप से मुझसे श्रेष्ठ हैं। मैं केवल सर्वश्रेष्ठ आवेदकों की तुलना में प्रतिभा की कमी को पूरा कर रहा हूं। उम्र का अंतर भी निश्चित रूप से उनके पक्ष में काफी अधिक है, रूई मुस्कुराया। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये परीक्षा हर हाल में पास कर लूंगा।